नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कुछ बात ऐसी है जिसको आज मैं इशारों में बताने जा रहा हूं। पूरी बात बता दूंगा तो आरोपी अलर्ट हो जाएंगे और फिर वो अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो डाल डाल तो हम लोग बात बात चल रहे हैं। मुद्दा यह है कि किसी भी तरीके से न्याय पाना है। अब वो जिस भी मार्ग से आ जाए, पॉलिटिकल मार्ग से तो जो पॉलिटिकल न्याय मिलना था वो मिल चुका है, खत्म हो चुका है टोटल स्टॉक ठाकरे और उसके परिवार का। महाराष्ट्र की राजनीति में वो सिफर हो चुके हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी अस्तित्व बचा नहीं है अब। बस अब वो आखिरी दांव चल रहे हैं कि किसी तरीके से पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उनका बना रहे। उसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये तो कम से कम बात हुई कि 3 साल से लगातार जो हम लोग सत्य के साथ और न्याय के पक्ष को उठाते रहे हैं, उससे जनता जागृत हुई और उनका पॉलिटिकल कैपिटल को ध्वस्त कर दिया। न सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल को ध्वस्त किया, उनका जो इकोनॉमिक कैपिटल था उसके ऊपर जबरदस्त कुठाराघात हुआ और अब आय के स्रोत भी बिल्कुल सूख चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इनकम कहीं से नहीं हो रहा है। यह तब तक नहीं होगा जब तक कि वो अपने अपोजिशन की पार्टी जो कि बीजेपी है या एकनाथ शिंदे की पार्टी है या एनसीपी है, उनके साथ अंडर हैंड कोई डील ना कर ले और फिर वो कहे कि साहब फलाने प्रोजेक्ट में हमको ये कमीशन चाहिए, फलाने प्रोजेक्ट में हमको ये कमीशन चाहिए। और फिर कमीशन के खेल में ये तीनों पार्टियां जो सत्ता में हैं, वो उनके साथ अंडर हैंड डील करें और फिर उनको कमीशन पहुंचाए। तो ये उनको इनकम हो सकता है। वर्तमान में ऐसा होता हुआ सामने से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आर्थिक जो चोट पड़ी है वो भी खतरनाक पड़ी है। पॉलिटिकल और आर्थिक दोनों चोट पड़ चुकी है, उसमें न्याय आपको मिल चुका है। अब है तीसरा न्याय और वो तीसरे न्याय का दरवाजा अदालत से होकर के जाता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी भूमिका है। उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी बड़ी भूमिका है। सत्तारूढ़ पार्टी कैसे इस भूमिका को अदा करती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो कुछ भूमिका उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं है। मैंने इन सारी बातों का जिक्र क्यों किया? इन सारी बातों का जिक्र इसलिए किया कि आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे आपकी बाँछें खिल जाएंगी। बाँछें खिल जाएंगी, आप खुश हो जाएंगे और आप कहेंगे यही प्रक्रिया ठीक है, इसी को अख्तियार किया जाए, इसी से बात बनेगी और उससे बात नहीं बनेगी। प्रक्रिया क्या है जो मैं इशारों में आज बता रहा हूं? प्रक्रिया क्या है? मुंबई हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। उस वो किस केस का फैसला है वो केस अभी नहीं बताना है, क्योंकि आपको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसको अपलोड होना है, वर्डिक्ट आना है और वो वेबसाइट पर एक बार अपलोड हो जाए ऑर्डर, तब तक उस केस का मैं यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जैसे ही उस केस का हम जिक्र करेंगे, फोन गनगनाने लगेगा, बजने लगेंगे, प्रधानमंत्री तक उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, पीएमओ भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सीएमओ तो इन्वॉल्व होगा ही, बड़े बड़े नेता, कॉरपोरेट, तमाम दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। मुकदमा ऐसा ही है। हालांकि ये भी जो मैं बात कह रहा हूं उस पर भी इन लोगों के कान खड़े हो जाएंगे और तहकीकात करना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो कर लें, कुछ भी करने का हो तो ऑर्डर का इंतजार कीजिए। वो ऑर्डर खाली अपलोड हो जाए मुंबई हाईकोर्ट की वेबसाइट पे, फिर उस केस का भी जिक्र करेंगे। लेकिन उस केस का आज जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो दिशा और सुशांत के केस से संपूर्ण उसी तरह का होने वाला है। जो मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वही आदेश दिशा और सुशांत केस में भी आने वाला है। ये मैं आपको इशारे में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सतीश साल्यान के वकील अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो कर रहे हैं। इसी दिशा केस की वजह से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेल रहे हैं। 5 जजों की बेंच बैठ गई है उन्हें इंप्लीकेट करने के लिए।
कि किसी तरीके से सतीश साल्यान के वकील को घेरो, उनके ऊपर कोई मनगढ़ंत आरोप लगा करके 5 जजों की बेंच बना करके उनको डराओ, ताकि वो पीछे हट जाए, वो डर जाए, इस केस में आगे ना बढ़े, चुप हो जाए। उनको डराने की कोशिश हो रही है, उनको उनको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। अपने तरीके से जितनी कोशिशें हो रही हैं वो की जा रही हैं। फिर इसी केस से संबंधित थे समीर वानखेड़े, उनको भी चुप कराने की कोशिश हुई, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि ये चुप नहीं होंगे और जो इन्होंने काम किया है वो न्याय सम्मत है, न्याय संगत है और इसके लिए आप इनके ऊपर कोई दबाव की राजनीति नहीं करेंगे, इन्हें फंसाने का धंधा नहीं करेंगे। मुंबई हाईकोर्ट का सीधा आदेश आ गया। तो जो 2 सिपाही हैं इस केस में, दिशा सुशांत केस में, दोनों को दबाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो सबके सामने है, जग विदित है। अब ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, आप ये बात जान चुके हैं। अब मित्रों, मैं जिस केस का जिक्र कर रहा हूं उस केस में एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर है, यही केस था कि दिशा की तरह ही पुलिस को एफआईआर करने की मांग की गई थी कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही। बड़े रसूखदार लोग हैं वहां भी। ये क्या रसूखदार हैं, उससे कई गुना रसूखदार हैं, कई गुना। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। अदालत में कल बहस हुई। अदालत ने कहा कि भाई क्यों नहीं हो रही है, कोई जवाब नहीं था। अदालत गुस्से में आ गई और अदालत ने कहा कि ठीक है, क्लाइंट के पास एक और रेमेडी है, एक और ऑप्शन है जो एफआईआर को बायपास कर सकती है। आप अगर एफआईआर नहीं कर रहे हैं या एफआईआर करने का आदेश आप हमसे मांग रहे हैं और उसमें पुलिस हिला हवाली कर रही है, नहीं कर रही है, तो मान लीजिए कि हमने आदेश दे दिया एफआईआर करने का, तो पुलिस एक तो कई सप्ताह बिता देगी एफआईआर करने में। मान लीजिए कि एफआईआर उन्होंने कर लिया, उसके बाद जांच की प्रक्रिया वो शुरू करेगी। फिर जांच में वो 50 कहानी बना करके आपके और हमारे पास लेकर के आएगी कि माननीय इसमें ये प्रूफ नहीं मिला, इसमें ये प्रूफ नहीं मिला, हम जांच कर रहे हैं, हम ऐसे पड़ताल कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। ये सारे आर्गुमेंट लेकर के हमारे पास वो आते रहेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, हम सिर्फ और सिर्फ उनको फटकारते रहेंगे। फटकार करके उनको कहेंगे कि आप काम कीजिए, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। मोटी चमड़ी के हैं और ऊपर से दबाव होगा, जिनके दबाव की बात आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एफआईआर की प्रक्रिया को बायपास किया जा सकता है, जो ब्रेकिंग न्यूज है कि अगर आपको लग रहा है कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है तो आगे भी नहीं करेगी, आगे भी आपके साथ छल करेगी। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे ताकि आपको न्याय मिल सके, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको न्याय मिल सके, और जो अत्याचारी हैं, आरोपी हैं, वो जेल के सलाखों की जाए कॉम्पनसेशन दे। तो अदालत ने कहा कि एफआईआर की प्रक्रिया को बायपास कर सकते हैं आप। क्लाइंट ने पूछा कि कैसे मिलॉर्ड? उन्होंने कहा कि आप सीधा कंप्लेन फाइल करिए अदालत में। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे कंप्लेन को पुलिस फाइल करे एफआईआर की शक्ल में और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे? नहीं, आप सीधा एप्लीकेशन फाइल करें अदालत में और अदालत बन जाएगी पुलिस। समझे बात को आप? अदालत बनेगी पुलिस, अदालत लेगी संज्ञान, अदालत इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और डे टू डे इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। मतलब जो भारतीय न्याय संहिता है उसके एक प्रावधान के अनुसार ही अगर पुलिस पर से आपको विश्वास उठ रहा है, भरोसा उठ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सीधे अदालत का रुख कर सकते हैं। क्लाइंट ने कहा कि मिलॉर्ड, अगर आप मुझे
लिबर्टी दें तो हम एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। कहा लिबर्टी ग्रांटेड। अब लिबर्टी ग्रांट हो गया है, मतलब कि आप जो एफआईआर करने का डिमांड कर रहे हैं वो एफआईआर करने का डिमांड भूल जाइए। आप सीधा कंप्लेन लेकर के अदालत के पास आइए और कहिए कि ये हमारे साथ तथ्य हैं, ये हमारा प्रूफ है, ये सब हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इसकी जांच करवा लीजिए। अब अदालत उस डॉक्यूमेंट की जांच करेगी और सीधा कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को आदेश देगी और अदालत के देखरेख में वो जांच की प्रक्रिया चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, नियम है, कानून है। और उसी कानून के तरफ ये किसने संकेत दिया? अदालत ने संकेत दिया उस क्लाइंट विशेष को और कहा कि श्रीमान, अगर आप तो पुलिस की डिमांड की बात कर रहे हैं, ये तो इतना गंभीर मामला लग रहा है, आपके पास एक और ऑप्शन है। पूछा उन्होंने कि क्या ऑप्शन है मिलॉर्ड? कहा कि आप एफआईआर की बात क्यों कर रहे हैं, आप सीधे अदालत को कंप्लेंट फाइल कीजिए, हम सुनेंगे, हम देखेंगे, हम जांच करवाएंगे ना। यही कहानी हुई थी नागपुर में, एक कोर्ट के खिलाफ एक व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया तो कोर्ट ने ही कहा कि अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डे टू डे कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, विटनेस को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। मतलब कोर्ट का सीधा सम्मन जाएगा आप विटनेस को, और विटनेस कोर्ट में आकर के कहेगा कि नहीं नहीं हमारा ये प्रूफ है, हमारा मतलब खुद को वो अगर साबित करना चाहता है निर्दोष, तो अदालत के सामने निर्दोष साबित करे, क्योंकि अदालत के पास जो फैक्ट्स है उसके आधार पर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि पुलिस के एफआईआर, जांच, जांच के बाद चार्जशीट, चार्जशीट जब अदालत में आएगी और तब जो अदालत प्रक्रिया शुरू करेगी, वो अदालत कह रही है कि हम डे 1 से शुरू कर देंगे। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं। अगर आप मान लीजिए कि पुलिस के पास गए हैं, पुलिस को आपने कहा कि ये मेरा आरोप है, इसकी जांच कीजिए। पुलिस ने आपका एफआईआर ले लिया, आपका कंप्लेन ले लिया और आपके कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने एफआईआर फाइल कर लिया। एफआईआर फाइल हो गया। एफआईआर फाइल होने के बाद जांच शुरू हुई। जांच के मान लीजिए कि 90 दिन लग गए। 90 दिन के अंदर उनको चार्जशीट दाखिल करना होता है, तो 90 दिन के अंदर आप पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर। अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई, उसके बाद कोर्ट चार्जशीट को पढ़ने के बाद अब कोर्ट हियरिंग शुरू करेगी कि पुलिस ने जांच करके चार्जशीट दे दिया है, उस चार्जशीट में या तो अपराधी नहीं है या अपराधी है, या अपराध जैसा प्रतीत होता है या अपराध जैसा प्रतीत नहीं होता है, या तो पूरी तरह से क्लीन चिट होगा या पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं होगा, या थोड़ा थोड़ा क्लीन चिट होगा, थोड़ा थोड़ा संदेह रहेगा। जो भी बात होगी उस चार्जशीट में पुलिस अपने जांच रिपोर्ट में लिख करके अदालत को हैंडओवर करेगी और फिर अदालत उस पर इंक्वायरी और हियरिंग दोनों शुरू करेगी। इंक्वायरी मतलब कि पुलिस की जांच रिपोर्ट सही है या गलत है, इसको, और फिर जो दूसरा पक्ष होगा उसको, दोनों पक्ष का के तर्कों को सुनेगी और फिर हियरिंग शुरू होगी। मतलब 90 दिन के बाद जो प्रोसेस हो सकता है एफआईआर रजिस्टर होने के बाद की बात में क्या है, वो अदालत कह रही है कि इतने प्रोसेस को आप बाईपास कर सकते हैं, तो आप एफआईआर के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? भूल जाइए एफआईआर को और पुलिस की चार्जशीट को, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को, कंप्लेन लाइए और हम प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, हियरिंग शुरू कर देते हैं। मतलब जिस जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है, कोर्ट का सम्मन चला जाएगा, कोर्ट उनको तलब कर लेगी, कोर्ट मॉनिटर्ड, अब हियरिंग शुरू हो गई, इंक्वायरी शुरू हो गई, कोर्ट करेगी, और अगर कोर्ट उसमें पुलिस पार्टी है उस केस में, पुलिस को बुला लेगी और पुलिस को बुला लेगी, डॉक में खड़ा कर देगी, बोलेगा भैया ये रिकॉर्ड्स हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। अब पुलिस वहां पर कहेगी। मतलब वहां पर जिस जिस केस में अदालत ने आदेश दिया है, उस केस में जो क्लाइंट आर्गुमेंट करने के लिए गया था कोर्ट में कि मिलॉर्ड इतना बड़ा अपराध हुआ है, इसमें फलाने फलाने के खिलाफ एफआईआर का आदेश दीजिए और इसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश दीजिए, प्रथम दृष्टया ही अदालत ये देख करके भौचक्क रह गई और अदालत ने कहा कि देखिए आप तो इसमें एफआईआर की डिमांड कर रहे हैं, आपके पास एक और रेमेडी है। उन्होंने पूछा क्या रेमेडी? बोला ये रेमेडी है ना, आप एफआईआर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, आप हमें सीधा कंप्लेन दीजिए,
हम इंक्वायरी शुरू करते हैं। इसका मतलब वो 90 दिन का प्रोसेस और चार्जशीट का प्रोसेस शिथिल पड़ेगा और सीधा हियरिंग शुरू हो जाएगी। अब सीन 2 आ जाइए। सीन 2 क्या हुआ? इसी केस के आधार पर सतीश साल्यान के वकील श्रीमान तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही वो कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो ये आधार बन जाएगा श्रीमान नीलेश ओझा जी के लिए कि ये कोर्ट ऑर्डर आ गया है, आपने ऐसा आदेश दिया हुआ है। अब इसी आदेश पर दिशा केस में भी एफआईआर की प्रक्रिया को सरपास कर जाइए और सीधा हियरिंग शुरू कर दीजिए मिलॉर्ड। डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। आप पुलिस को सम्मन भेज दीजिए। जिस जिस पुलिस वाले का मैं नाम बोल रहा हूं उनको बुला लीजिए डॉक में, और ये हमारा सबूत है, सबूत पर हियरिंग शुरू कर दीजिए। 2 दिन और इंतजार कीजिए, मैक्सिमम 2 डेज। इसीलिए मैंने कहा ना, तू डाल डाल हम पात पात। पॉलिटिकल स्टॉक खत्म किया, इकोनॉमिक स्टॉक खत्म किया, और अब जुडिशियल स्टॉक तुम्हारा जो है, जिसमें तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, कोई दरवाजा हम लोग देने वाले नहीं। बस ये अपलोड होने दीजिए हाई कोर्ट के वेबसाइट पर, जहां पर कि एफआईआर की प्रक्रिया को सरपास करके सीधे कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दे दिया है। यही आधार बनेगा दिशा केस का भी। इसलिए आइदर कोर्ट शुड पास द ऑर्डर और कोर्ट शुड स्टार्ट डायरेक्ट हियरिंग इन द मैटर ऑफ दिशा केस ऑल्सो। इट इज गोइंग टू बी इंपरेटिव नाउ, और पर्टिनेंट भी है। क्यों? क्योंकि केसला हो जाएगा ना, एक दृष्टांत आ जाएगा कि देखिए आपके ही अदालत ने आदेश दिया है जिसमें एफआईआर को आपने सरपास किया है, और जब एफआईआर को सरपास किया है और जब आप ये काम कर सकते हैं तो यहां भी कर दीजिए। यहां तो एफआईआर को सरपास करने का आपके पास सीधा सीधा राइट इसलिए है क्योंकि इस केस में तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आपको सबमिट नहीं कर रही है पुलिस, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर चुकी है, कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है कि नहीं ये तो एक्सीडेंटल डेथ था। तो यहां तो इस एफआईआर को सरपास करने का पूरा आधार मौजूद है। उस केस में तो एफआईआर को सरपास करने का आधार नहीं है क्योंकि अभी उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, और उस इन्वेस्टिगेशन को अदालत कह रही है कि मैं अपने पास ले लूंगा, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मामला है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी एक गंभीर मामला है, चूंकि पुलिस ने इसमें एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल करके मैटर क्लोज कर दिया है और उसी पर संदेह उठाया गया है, इसीलिए उसी पुलिस को फिर से एफआईआर के आदेश देकर के कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हम लोग तो उनको मजबूर कर देंगे, लेकिन आप सीधा सीधी यह आदेश दे दीजिए, आप कह दीजिए कि नहीं कंप्लेन लाइए और हम सीधा हियरिंग शुरू करते हैं। तो 90 दिन जो है एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल करने का जो वक्त है वो बच जाएगा, और दूसरा पुलिस जो आनाकानी कर रही है, इधर उधर भाग रही है, कहानी बना रही है, वो कहानी नहीं बना पाएगी। इसलिए मैंने कहा बहुत बड़ी खबर आपके लिए लाया हूं दिशा के सुशांत केस में कि एफआईआर अगर नहीं हुआ तो ये मत समझिएगा कि बैटल हम लोग लूज कर रहे हैं। एफआईआर अब नहीं होगा और अच्छा होगा, तब हम कोर्ट पर यह जिम्मेदारी डालेंगे कि आपको सुनवाई करनी पड़ेगी, और ये आधार बनेगा क्योंकि आपका ही आदेश है फलाना फलाना केस में जिसमें आपने एफआईआर को बाईपास किया है और डायरेक्ट केस की हियरिंग आपने शुरू की है। तो 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए, उस ऑर्डर को अपलोड होने दीजिए। जैसे ही वो ऑर्डर अपलोड बनेगा हमारे पास नजीर आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा, उदाहरण आ जाएगा, और तब अदालत को या तो एफआईआर के आदेश देने पड़ेंगे या अदालत को ये रुख अख्तियार करना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि अदालत कोई ना कोई तो रुख अख्तियार करेगी। इसीलिए
जीत के करीब धीरे धीरे हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। धैर्य बनाए रखिए, लड़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।